नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। हेलो डॉक्टर में हर सप्ताह हम आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलाते हैं जो अलग अलग समस्याओं पर परिचर्चा करके आपकी कई सवाल दूर करते हैं। गंभीर बीमारियों, जटिल ऑपरेशंस जैसे कई टॉपिक्स हमने लिए हैं जिस पर डॉक्टर्स अपनी राय बेबाकी से रखते हैं हमारे दर्शकों के सामने। लेकिन आज इस हफ्ते जो डॉक्टर हमारे साथ हैं वो हैं रेडियोलॉजिस्ट। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर लाइव। आकांक्षा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। डॉक्टर आकांक्षा, आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं लेकिन उसमें भी आपने स्पेशलाइजेशन किया है, तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि रेडियोलॉजी सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि सोनोग्राफी है, चाहे वो प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी हो, एब्डोमिनल सोनोग्राफीज हो, इसके अलावा ज्यादा कुछ कॉमनली लोगों को नहीं पता है। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो रेडियोलॉजी आप करती हैं वो सारी सोनोग्राफीज और अल्ट्रासाउंड से कैसे अलग है? जी बिल्कुल। मेनली सबके दिमाग में ये होता है कि सोनोग्राफी का मतलब या तो हम प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बच्चे की सोनोग्राफी करा रहे हैं या फिर पेट में दर्द के लिए सोनोग्राफी करा रहे हैं। लेकिन आजकल हमारे पास नई टेक्निक्स हैं, नए प्रोब्स हैं जिसके चलते हम हड्डियों के आसपास के जो जॉइंट्स होते हैं, वो मांसपेशियां जो होती हैं, वो इवन नर्व्स, नसें जो होती हैं, खून की नलियां होती हैं, वो सब हम सोनोग्राफी पे देख सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसी की ट्रेनिंग लेके आई हूँ कि हम इन सब चीज़ों को सोनोग्राफी पे कैसे देखते हैं और इन सब चीज़ों से हम हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर आकांक्षा, आप ये बताएं कि मेजरली जॉइंट्स से रिलेटेड जो समस्याएं खासकर महिलाओं को होती हैं या फिर एक उम्र में आने के बाद में सभी लोगों को फेस करनी पड़ती है, जैसे जॉइंट पेन हो गया, शोल्डर पेन्स हो गए, एल्बो इंजरीज हो गई, स्पोर्ट्स इंजरीज में कॉमनली ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हम लोग क्या घर बैठे ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें जाकर रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है या हमें जाकर अब ये स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें? जैसे अगर हम शोल्डर पेन की बात करें तो बहुत एक कॉमन एंटिटी है जिसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। वो हमें यूजुअली डायबिटिक्स में या जिनको थायराइड की बीमारी होती है उनमें मिलता है। इवन चोट लगने के बाद कई लोगों में फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। तो यदि आपको बाल बांधने में दिक्कत हो रही है या आपको कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही है, पीछे की पॉकेट से सामान निकालने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब फीचर्स हैं जो पॉइंट करते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ये ज्यादातर उम्र दराज लोगों में भी पाया जाता है। हाँ जी, हाँ, विद एज भी, क्योंकि आपके शोल्डर के आसपास की मांसपेशियां वीक होने लगती है, उनमें सूजन आने लगती है, तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। तो क्या डॉक्टर आपके पास में जब कोई पेशेंट आता है कि मुझे घुटने में से फॉर एग्जांपल समस्या हो रही है, तो आप एग्जामिन करते हैं किस तरीके से? और ये बताएं कि एग्जामिन करने के बाद क्या कितना आसान हो जाता है एक पेशेंट के लिए कि हम ट्रीटमेंट में किस तरफ जाएं? क्या मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है या इंजेक्शन से ट्रीट हो सकता है या फिर हमें ऑपरेट करने की जरूरत है? तो क्या अलग अलग लेवल्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद? तो बेसिकली अगर जैसे घुटने का पेन है तो यूजुअली घुटने का पेन एक ऑर्थोपेडिक के पास जाता है जब आपका पहली बार एक्सरे होता है। एक्सरे में हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि जॉइंट स्पेस कैसी है, जो घुटनों के बीच की जगह है वो कैसी है। वो देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके में गठिया डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर गठिया डेवलप हो चुका है, काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, तो फिर आपके पास एक रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम है कि दर्द हो रहा है, बहुत एडवांस गठिया अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आता है, जैसे हम सोनोग्राफी में देख के इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन दर्द कम करता है। इंजेक्शन में भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है, जैसे एक PRP इंजेक्शन बोल के आता है। PRP में बेसिकली हम पेशेंट का ही खून लेते हैं, उसमें से हम प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं। मशीन होती है प्लेटलेट अलग करने की, और फिर वो जो पदार्थ सेपरेट होता है उसको हम अल्ट्रासाउंड में देख के आपके घुटने के अंदर लगा देते हैं। अल्ट्रासाउंड में देख के लगाने से ये फ़ायदा होता है कि पूरा का पूरा जो हमने एक्सट्रैक्ट किया मटेरियल वो सारा का सारा आपके जोड़ में जाता है। जोड़ में जाके जो जोड़ की झिल्ली होती है उसमें यूजुअली सूजन आ जाती है, क्योंकि आपस में रगड़ा रहा होता है, फ्रिक्शन हो रहा होता है, तो उससे वो सूजन थोड़ी कम हो जाती है, दर्द में आराम मिल जाता है और सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को डेफिनेटली मिलता है। तो ये जो ट्रीटमेंट आपने अभी बताया, क्या ये आप ही के एंड पे किया जाता है या आपका काम सिर्फ एक उसको जज करना कि प्रॉब्लम क्या है वहीं तक? नहीं, ये जो इंजेक्शन डालते हैं वो भी हम लोग डालते हैं मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन में, सोनोग्राफी मशीन में देखते हुए। तो मतलब अगर आप आते हैं ये लेके कि आपको गठिया है, गठिया की शुरुआत है या थोड़ा एडवांस गठिया भी है,
पर अभी आप रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते या रिप्लेसमेंट की नौबत तक आप नहीं पहुंचे, आपको अभी दर्द ज़्यादा हो रहा है, उसमें हम आपको पीआरपी ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। और वो फिर यही होगा कि हम आपके यहाँ हमारे ही हॉस्पिटल में सैंपल लेंगे, वहीं पे आपका पीआरपी बनेगा और वहीं हम लोग आपका मशीन में देके इंजेक्शन डालेंगे। डॉक्टर आकांक्षा, जिस तरह की रेडियोलॉजी आप कर रही हैं उसमें स्पोर्ट्स इंजरी काफी कॉमन तौर पर आती है, तो उसके बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि स्पोर्ट्स इंजरीज में क्या क्या ऐसी कॉमन इंजरीज हैं जो आप डील कर रही हैं रेडियोलॉजी के थ्रू। बिल्कुल। सो स्पोर्ट्स इंजरीज में काफ़ी, जैसे अगर हम घुटने की बात करें तो घुटने के आगे जो एक रस्सी होती है, पटेलर टेंडन जिसे बोलते हैं, जो घुटने की टखनी होती है, कैप होती है उसको, और नीचे वाली लंबी वाली हड्डी को कनेक्ट करते हैं, उसमें कई लोगों को भागते हुए रनर्स नहीं बोलते हैं और उसमें सूजन आ जाती है। तो वो हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है कि हाँ आपकी इसी में सूजन है, इसीलिए आपको आगे की तरफ घुटने में दर्द होता है जब आप भागते हैं, उसको पटेलर टेंडनोसिस बोलते हैं। वो हम अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस भी कर सकते हैं और अगेन इसका भी ट्रीटमेंट हम पीआरपी से ऑफर कर सकते हैं। फिर जैसे कई लोगों को टेनिस एल्बो होता है, टेनिस एल्बो होता है वो शुरुआती तौर पे पकड़ा गया था टेनिस खेलने वाले लोगों में, इसलिए टेनिस एल्बो बोलते हैं, लेकिन वो केवल स्पोर्ट्स इंजरीज में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बहुत ही दिलचस्प बात है कि टेनिस एल्बो जैसी प्रॉब्लम जो होती है महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमनली पाई जाती है, तो आप विस्तार से बताएं कि एग्जैक्टली टेनिस एल्बो जो है वो है क्या और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो घरेलू महिलाएं हैं उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम घर में काम कर रहे होते हैं, जैसे कपड़े धो के कपड़े निचोड़ते हैं, उसमें जो एक्शन होता है उसमें हमारे जो कलाई होती है उसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं फोर्स के अगेंस्ट, तो ये जो मांसपेशी होती है उनकी जो ओरिजिन होता है वो हमारी कोहनी पे होता है। तो इनमें सूजन आने की वजह से टेनिस एल्बो या कोहनी में बाहर की तरफ दर्द होने लग जाता है। तो ये चीज़ हमारे को महिलाओं में बहुत कॉमनली मिलती है। आटा लगाते टाइम भी यही मांसपेशियां ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इनमें क्रॉनिकली बहुत लंबे समय तक खिंचाव होने की वजह से, छोटी छोटी टियर्स डेवलप होने की वजह से यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका डायग्नोसिस भी हम अल्ट्रासाउंड पे करते हैं और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें अगेन पीआरपी का रोल आता है, जिसमें हम मशीन में देखिए इस पर्टिकुलर मांसपेशी के अंदर थोड़ी सी चोट प्रोड्यूस करके इस पीआरपी डाल देते हैं, तो उससे इसकी हीलिंग बढ़ जाती है और वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ पाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है नोटिस करने वाली वो ये है कि जो आमतौर पर जो हम घर में काम कर रहे हैं, हमें ये आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है और अब हमें डॉक्टर के पास या रेडियोलॉजिस्ट के पास में जाके इसे कंसल्ट करने की जरूरत है। तो वो कौन कौन से अलार्मिंग साइंस हैं जिसे ध्यान में रखकर, खासकर अगर बात की जाए महिलाओं की जो दिनचर्या के जो काम करते हुए ऐसी परेशानी से जूझती हैं, तो कौन से वो अलार्मिंग साइंस होंगे? जैसे अगर आपको आटा लगाते हुए लग रहा है कि आपको बाहरी कोहनी में दर्द हो रहा है, कपड़े निचोड़ने में दर्द हो रहा है, या भारी सामान उठाने में आपको बाहरी कोहनी में दर्द हो रहा है, तो ये सब साइंस हैं कि आपको टेनिस एल्बो डेवलप हो रहा हो। कई बार लंबे समय तक पेन से लिखने में लोगों को दर्द होने लग जाता है बाहर की तरफ, वो भी टेनिस एल्बो में होता है। जी, तो इसके बाद में अगर हम आपके पास आते हैं तो इसे आप डायग्नोस करके और पीआरपी के थ्रू इसे ठीक भी किया जा सकता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि इसमें एक सीवियर ऑपरेशन नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत रेयर इंसिडेंसेस होते हैं जब टेनिस एल्बो के लिए ऑपरेट करना पड़ता है, दैट इज जब ये सारे जो हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं या वो काम नहीं करते हैं, बट यूजुअली पेशेंट्स बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट को। इससे पहले हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स इंजरी की, जिसमें हम टेनिस एल्बो तक पहुंचे और ये बीच में हमने ये टॉपिक जोड़ लिया कि महिलाओं को भी ये प्रॉब्लम। तो इसके अलावा और कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स इंजरीज है जो कॉमनली स्पोर्ट्स खेलते हुए एंकल का मुड़ना बहुत कॉमन होता है, एंकल स्प्रेन्स बहुत कॉमन होते हैं। एंकल स्प्रेन्स में लिगामेंट की चोट हो जाती है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका एंकल मुड़ा है तो उसको एकदम लाइटली ना लें, क्योंकि लिगामेंट अगर टूट जाता है ना तो उसको हील होने में टाइम बहुत लग जाता है। तो चाहे आपके चलते चलते ही गड्ढे में पैर लग के एंकल मुड़ गया हो या आपके खेलते समय एंकल मुड़ गया हो, उस पर ध्यान दें। अगर सूजन आ रही है तो रेस्ट प्रॉपर करें। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है प्लास्टर बंधवाने तो प्लास्टर बंधवाएं, क्योंकि अगर ये एंकल की जो लिगामेंट है ये सही टाइम पे उसको रेस्ट दे दिया गया, जोड़ लिया गया, तो वो जुड़ जाएगी, अदरवाइज ये लंबे समय तक फिर परेशान करती है। इसमें भी हम सोनोग्राफी से बाहरी एंकल के जो लिगामेंट्स होते हैं उनको असेस करते हैं। सोनोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा जो एमआरआई के ऊपर माना जाता है वो ये है कि सोनोग्राफी में हम मूवमेंट करके आपका एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब हम सोनोग्राफी करते टाइम आपके एंकल को अलग अलग डायरेक्शंस में मोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम उस हर मूवमेंट पे हम चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली की प्रॉब्लम क्या है। जी, कि हम अगर मूवमेंट करते हैं तो क्या वो लिगामेंट खुल रहा है, क्या वो लिगामेंट वीक है, तो वो चीजें हमें अल्ट्रासाउंड पे पता, सोनोग्राफी के थ्रू पता चल सकती हैं। जी।
इसके अलावा आप हमें ये भी बताएं कि लिगामेंट इंजरीज आजकल काफी कॉमन भी हो गई हैं, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि चलते चलते जब पैर मुड़ जाता है तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे करते हुए वो समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 2-3 महीने का बेड रेस्ट भी हमें करना पड़ जाता है। एक चीज ये भी बताएं कि मिथ है ये या फैक्ट है, ये आप बताएंगे। जनरली ऐसा कहा जाता है कि सोनोग्राफीज हो गए, एक्सरेज हो गए, ये आप कराने जाते हो तो जो रेडिएशन होते हैं वो आपकी स्किन को या आपकी बॉडी को बहुत हार्म करते हैं, तो ये कहाँ तक सच है और इससे क्या बचने का भी कोई उपाय है, या क्या इसके अलावा कोई ऑप्शंस होते हैं जज करने के लिए? तो रेडिएशन जो है वो एक्सरेज और सीटी स्कैन में होता है, सोनोग्राफी और एमआरआई में कोई रेडिएशन नहीं होता है। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ऑब्वियसली एक्सरे और सीटी स्कैन से दूर रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पे वो भी कराना पड़ता है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपको एक्सरे और सीटी स्कैन से दूर रहना चाहिए। सोनोग्राफी में ऐसी कोई रेडिएशन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। एमआरआई में भी कोई रेडिएशन नहीं होती। कई लोगों को एमआरआई मशीन में जाने में डर लगता है क्योंकि वो एक क्लोज्ड स्पेस होती है। इन लोगों में भी अगेन अल्ट्रासाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि जैसे आपको शोल्डर में दिक्कत है, आप एमआरआई नहीं करा सकते, आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड में भी हमें मैक्सिमम चीजें पता चल जाती हैं, बस कंधे के अंदर की जो गद्दी होती है उस तक हम नहीं देख पाते, लेकिन बाहरी मांसपेशियां, झिल्लियां, वो सब हम बहुत आराम से अच्छे से देख सकते हैं। जी, तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि, और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जब कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो फिर चाहे उसके लिए एक्सरे कराना जरूरी है तो हमें कराना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए सोनोग्राफी की तो उसमें किसी तरह की कोई रेडिएशन नहीं होती, ऐसी रेज नहीं होती कि हमें उससे तकलीफ हो। जी। इसके अलावा आकांक्षा जी, हिप बोन की जो इंजरीज होती हैं, वजन ज्यादा होता है, उन लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो चलते चलते कहीं गिर गए तो बहुत आसानी से हिप बोन फ्रैक्चर जैसी चीजें देखने को मिलती है। तो इसे लेकर आपका जो रेडियोलॉजी एंगल है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कहता है? सो हिप बोन में यूजुअली क्या होता है, जिनकी बोन्स वीक होती हैं या उम्र के साथ जैसे आपकी कैल्शियम कम होने लगता है, बोन वीक होने लगती है, तो छोटी मोटी चोटों से भी ये हिप बोन टूट सकती है। तो यदि आपको हिप में लंबे समय तक दर्द है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, परामर्श करें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई फ्रैक्चर हो, और जरूरी नहीं है ये फ्रैक्चर एक्सरे पे दिखे। अब इस जगह पे रोल आता है एमआरआई का। अल्ट्रासाउंड में हम फ्रैक्चर्स 100% नहीं पकड़ सकते, आइडिया जरूर लग सकता है लेकिन 100% नहीं पकड़ सकते। तो ऐसी चीज़ों में ज़रूरी है कि एमआरआई कराएं, तो वहाँ पे पेशेंट्स को टालना नहीं चाहिए, और अगर इंडिकेटेड है तो वो ज़रूर कराना चाहिए। कई लोगों को लंबे समय तक बैठते हुए पीछे रीढ़ की हड्डी में एकदम नीचे की तरफ दर्द होता है, जिसको हम कॉक्सिडाइनिया बोलते हैं। कॉक्सिडाइनिया भी हम अल्ट्रासाउंड पे देख के आइडिया लगा सकते हैं। वहाँ पे भी एक छोटा सा जॉइंट होता है जिसमें पेन होता है, छोटे से पॉइंट पे पेन होता है। हाँ, एकदम पॉइंट, एक टिप होता है, उस पे पेन होता है, तो उसके लिए भी हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर लंबे समय तक आपको वो चल रहा है, आपने फिजियोथेरेपी कर ली है, आपने तकिया बदल लिया है, एक वो गोल सा तकिया आता है जिसपे आपको बैठने के लिए बोला जाता है इस केस में, अगर आपको उसके बावजूद भी दर्द हो रहा है वहाँ पे, तो फिर उसके लिए भी इंजेक्शन हम ऑफर कर सकते हैं। वो भी सोनोग्राफी में देख के लग जाता है। उसके अलावा स्लिप डिस्क जो है, क्या उसके भी एग्जामिनेशंस आप ही करते हैं? स्लिप डिस्क के एग्जामिनेशंस एमआरआई के थ्रू होते हैं यूजुअली। आइडियली एमआरआई के थ्रू हम देखते हैं कि नसें दब रही है या नहीं दब रही है, तो हाँ, वो एमआरआईज हम रेडियोलॉजिस्ट ही रीड करते हैं, उसका ट्रीटमेंट फिर एक अलग होता है। इसके अलावा डॉक्टर आकांक्षा, आप नर्व्स को लेकर भी जो रेडियोलॉजी है वो आप करती आई हैं, तो इससे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि नसों को लेकर हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं या एमआरआई करा रहे हैं, ये आमतौर पर सुनने में नहीं आता है। बिल्कुल जी। तो नर्व इंजरी एक नया एस्पेक्ट है अल्ट्रासाउंड का, आप ये कह सकते हैं। आजकल हमारे पास जो प्रोब्स हैं उनसे हम छोटी छोटी नसें वगैरह सब देख पाते हैं। तो ये जो नर्व्स हैं, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम सबने सुना ही होगा, हाथों में झंझनाहट होने लगती है रात में, स्पेशली रात में सोते टाइम होती है। तो इसमें क्या होता है कि नस एक टनल के थ्रू जाती है हाथ में, उधर वो दबने लगती है। तो ये चीज, ये जो नस है उसको हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कार्पल टनल आपका कितना सीवियर है, और उस क्वांटिफिकेशन के बाद हम एक ट्रीटमेंट आपको उसके लिए ऑफर कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बहुत कॉमनली देखा है, ग्लास कट इंजरीज हो जाती हैं, कांच का टुकड़ा घुस गया, किसी ने कहीं पे कुछ मारा और हाथ में कांच का टुकड़ा घुस गया, उसकी वजह से नस कट गई, किसी को पता नहीं चला, थोड़े टाइम बाद, उस समय तो इग्नोर कर दिया, बाद में हाथ में झंझनाहट होने लग गई, हाथ काम करना बंद कर दिया। तो ये सब चीजें फिर हम अल्ट्रासाउंड पे देख के बताते हैं कि अच्छा, आपकी ये नस कटी है, इस जगह से कटी है और इतनी कटी है। तो इतना अच्छा अब अल्ट्रासाउंड पे विजुअलाइजेशन हो गया है कि सर्जन्स, इवन प्लास्टिक सर्जन्स, हैंड सर्जन्स, सबके लिए बहुत बहुत एक अच्छा एक
ऑप्शन हो गया है कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ तो उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ चोट है और कितनी चोट है और आइडियल मैनेजमेंट क्या होना है। डॉक्टर आकांक्षा, ब्रेक से पहले आपसे बातचीत हो रही थी, कई समस्याओं के बारे में हमने बातचीत की कि किस तरीके से रेडियोलॉजी के थ्रू हम अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें ट्रीटमेंट में कराना क्या है। एक ऐसी ही समस्या है, उठने बैठने में समस्या लोगों को होती है, खासकर एक उम्र के बाद 40-50 से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें नीचे बैठने में और नीचे से उठने में जो समस्या होती है, दर्द होता है थाइज में और हिप में या कमर की साइड में, तो इससे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? जी, तो यूजुअली ओल्डर फीमेल्स में जैसे उम्र के साथ खास करके महिलाओं में ये देखने को मिलता है जिसमें बाहरी हिप की तरफ, बाहर की तरफ दर्द होने लग जाता है, स्पेशली जब आप बैठ के उठते हो। तो ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि हिप के आसपास भी एक झिल्ली होती है जो कि सूज जाती है। मांसपेशियां जो आपको हेल्प करती है नीचे से बैठ के ऊपर खड़े होने में, उनमें सूजन आ जाती है। इसको ट्रोकैंट्रिक बर्साइटिस बोलते हैं। तो ये भी हम सोनोग्राफी में देख सकते हैं। अगेन सोनोग्राफी का फ़ायदा एक और ये भी रहता है कि जब हम सोनोग्राफी करते हैं, पेशेंट हमारे पास होता है, हमारे सामने होता है, तो हम सोनोग्राफी करते हुए वहाँ पे मशीन रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको यहीं दर्द होता है। तो उससे हमें और कन्फर्मेशन हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि हाँ, इसी वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा है। और फिर अगेन इस चीज़ के लिए भी हम इंजेक्शन के थ्रू ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अगर आपने फिजियोथेरेपी ट्राई करी है उससे या सेक से आपका ठीक नहीं हुआ है दर्द, तो इसके लिए भी हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इस समस्या से भी हमें मतलब रेडियोलॉजी के थ्रू ये पता लग सकता है कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट में हम इंजेक्शन के बाद में पार पा सकते हैं इस समस्या से या नहीं, या फिर हमें फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक ऐसी ही बहुत कॉमन समस्या है शोल्डर पेन, खासकर रात के समय ये समस्या ज़्यादा होती है। तो इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो रात के समय जो कंधे में दर्द होता है या फिर एक तरफ कंधा करके सोते हैं तो उस कंधे में सोया नहीं जाता है, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि या तो शोल्डर के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें सूजन है या मांसपेशियों के ऊपर की झिल्ली में सूजन आ गई है। जैसे हिप में अभी हमने झिल्ली की बात की, वैसी सेम चीज़ शोल्डर में भी होती है। तो अगर ये सूज जाती है या इसमें पानी भर जाता है, उसकी वजह से रात में सोने में दिक्कत होती है। इसके कॉजेज़ फिर से वही कई सारे होते हैं, या तो चोट लगी है, कोई ट्रॉमा हुआ है, या फिर उम्र के साथ साथ कमज़ोरी आ गई है, मांसपेशियों में सूजन आ गई है। तो ये चीज़ें हम सोनोग्राफी पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम आराम से पूरी झिल्ली को एग्जामिन कर सकते हैं, मांसपेशियों को एग्जामिन कर सकते हैं, मांसपेशी में कोई टेयर तो नहीं है, वो फट तो नहीं गई है, ये देख सकते हैं। और अगर केवल झिल्ली में सूजन है, नीचे की मांसपेशियाँ ठीक है या उनमें सूजन है लेकिन वो फटी नहीं है, तो उसके लिए भी हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। जी, लेकिन ये बात हुई हमें ये पता लगने के बाद की, लेकिन बात अगर इससे पहले की अगर की जाए तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे अगर कंधे में रात को दर्द हो रहा है तो वो किस एक्सटेंट पे हम देखें कि अब हमें जाके इसका टेस्ट कराना चाहिए या आइडेंटिफाई कराना चाहिए कि समस्या कितनी जटिल है? यदि आपको रोज़ रात में ये दिक्कत हो रही है, आपकी रात की नींद इस दर्द से ख़राब हो रही है, आपको लगता है कि आप हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो तो आपको दर्द हो रहा है, या कट कट की आवाज़ आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ अटक रहा है कंधे में, तो फिर आपको दिखाना चाहिए। हो सकता है आपकी झिल्ली सूज रही हो। जी, इसके अलावा एक ऐसी ही कॉमन समस्या है एड़ी में दर्द। ये भी उम्र के साथ साथ तो होती है, लेकिन ये यंगस्टर्स में भी देखने को मिल रही है, 30 साल के जो लोग हैं उनमें भी देखने को मिलती है। और ख़ासकर जब हम सुबह उठ के एक बार सबसे पहले अपने कदम नीचे रखते हैं तब एक पिन पॉइंट जैसा पेन होता है एड़ियों में। तो ये क्या है एग्जैक्टली? तो एड़ी में दो चीज़ें हैं। एक तो जो लोग हाई हील्स पहनते हैं या फिर लंबे समय तक चलते हैं तो पीछे जो एक लंबा टेंडन होता है जिसको एक्हिलीज टेंडन बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाता ही है। उसमें और हड्डी के बीच में अगेन एक झिल्ली होती है, वो सूज जाती है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी होती है प्लांटर फेशियाइटिस, जिसमें आप जैसे आपने बोला कि जैसे सुबह उठे, पहला कदम रखा तो दर्द होता है, फिर धीरे धीरे आप चलते हो तो वो दर्द आराम मिलने लग जाता है, वो दर्द बैठ जाता है। ये प्लांटर फेशियाइटिस होती है। ये दोनों चीज़ें भी हम अल्ट्रासाउंड मशीन में, सोनोग्राफी मशीन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। यदि आपकी झिल्ली नीचे प्लांटर फेशियाइटिस की प्रॉब्लम है तो प्लांटर फेशियाइटिस में भी पीआरपी का रोल है, जिसमें हम नीडल डाल के उस प्लांटर फेशिया के अंदर पीआरपी डालते हैं जिससे उसकी हीलिंग बढ़े। और एक्हिलीज टेंडन में अगर सूजन है तो वहाँ पे भी पीआरपी का रोल आता है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये भी आती है डॉक्टर आकांक्षा कि सुबह उठकर जब हम अपना कदम नीचे रख रहे हैं उस वक्त तो पेन हो रहा है, लेकिन 10-15 मिनट बाद जब हम नॉर्मल अपने वर्किंग में लग जाते हैं तब तक वो पेन बिल्कुल गायब हो जाता है। तो वो सीरियसनेस नहीं आ पाती है कि हमें समस्या है या हमें इसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, इसका एग्जामिनेशन कराना चाहिए, एक रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो ये कैसे जज करें? बिल्कुल, तो अगर आपको दिक्कत होती है सुबह उठते के साथ चलने में तो फिर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज शुरू कीजिए पैरों की। यदि उससे आपको आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छा, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है आगे ट्रीटमेंट की। पर अगर आपको लगता है कि आप जब भी
बैठ के उठ के वापस चलना शुरू कर रहे हैं, आपको हमेशा दर्द हो रहा है, पैर में नीचे की तरफ एक खिंचाव है जो कांस्टेंट है, पिन पॉइंट पेन है जो कांस्टेंट है, जो स्ट्रेचिंग से नहीं जा रहा है, तो फिर आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपसे घुटनों की दर्द की समस्या पे एक बार फिर से बातचीत करना चाहूँगी। घुटनों की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है, न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि 30+ या 40+ लोगों में भी ये समस्या आम तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि रात को सोते समय पैर सीधे करने पर घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन हर समय नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत चल रहे हैं तो नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादा हम स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस करते हैं या ट्रेडमिल पे ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, साइकिलिंग करते हैं तो दर्द हो रहा है, वैसे हम घर में कुछ काम करें तो दर्द नहीं हो रहा है। तो पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? जब आपका मिनिमम मतलब आपका नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कीजिए। आपको एक्सरसाइजेस में भी ट्रेंड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मतलब अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये देखना ज़रूरी है कि आपकी एक्सरसाइजेस से घुटनों पे जोर ज़्यादा ना पड़े। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको ये दर्द कॉन्स्टेंट है, जैसे आपने कहा साइकिलिंग करते हुए हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने में हो रहा है, तो हो सकता है घुटने की चिकनाई कम हो रही हो। अर्ली स्टेज में घुटने की चिकनाई केवल और केवल MRI पे पता चलेगी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से हमें चिकनाई का पूरा पता नहीं चलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका दर्द सिम्टोमेटिक है, इतना है कि आपको परेशानी हो रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी वो दर्द जा नहीं रहा है, तो आप MRI करवा सकते हैं, जिससे हमें चिकनाई का आइडिया लग जाएगा। और अगर उसमें ये पता चलता है कि हाँ चिकनाई कम हो रही है, तो उसकी हीलिंग के लिए हम आपको इंजेक्शन ऑफर कर सकते हैं यदि ज़रूरत है तो। जी, चिकनाई जैसे कि आपने बताया कि घुटनों में चिकनाई कम हो रही है, तो लेकिन एक ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मुझे खुद को भी नहीं पता है कि कितना सही है कि घुटनों पे तेल की मालिश करो तो इम्प्रूवमेंट होगा। क्या वास्तव में इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है या हमें सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? घुटनों की चिकनाई जो होती है वो तेल से वापस नहीं आती है, लेकिन उस तेल से आपके जो घुटनों के आसपास की मांसपेशियां हैं उनमें उनमें जो खिंचाव हो जाता है, उनमें जो तनाव हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको दर्द में आराम ज़रूर मिल सकता है। प्लस जैसे हीट थेरेपी होती है, वो मालिश जो होती है वो हीट थेरेपी का भी काम करती है, तो उससे घुटने की झिल्ली में अगर सूजन है तो वो सूजन भी बैठ जाती है, पर चिकनाई वापस नहीं आती है। जी, और इसके अलावा विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी से भी क्या घुटनों पे दर्द का हम विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हर जोड़ और हर हड्डी पे असर पड़ सकता है, क्योंकि हड्डी वीक हो जाएगी तो फिर आपके आसपास की मांसपेशियों पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, तो हाँ जोड़ों में दर्द हो सकता है। जी, डॉक्टर आकांक्षा, आपने काफ़ी विस्तार से चर्चा की और हमें ये बताया कि रेडियोलॉजी जो है वो एक प्रेग्नेंट लेडीज़ या एब्डोमिनल स्कैन्स तक ही सीमित नहीं है, बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, जटिल समस्याएं हैं, उनमें रेडियोलॉजी एक बहुत बड़ा सहारा है जो डॉक्टर को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देता है कि हमें एग्जैक्टली ट्रीटमेंट में किस तरफ आगे बढ़ना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इन सभी टॉपिक्स पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हेलो डॉक्टर के इस स्पेशल एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।